पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और उसको संतुलित करने की विधियाँ। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मतलब अभिकारक तथा उससे उत्पन्न अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद, इन दोनों को अणुसूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मेथेन मतलब CH4 का वायु ऑक्सीजन के अधिक में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 तथा जल H2O बनते हैं। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे कि CH4 एक गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो इसको अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है तथा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, इसे भी अणुसूत्र के रूप में व्यक्त किया गया है और इसके प्रतीक के रूप में भी व्यक्त किया गया है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरा है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, मेथड्स टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण लिखने की कुछ विधियां जिसे हम पढ़ेंगे। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। जैसे पहला है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ मेथेन और ऑक्सीजन लिया, जब हमें मेथेन और ऑक्सीजन के अणुसूत्र या प्रतीक नहीं पता होंगे कि कार्बन कौन सा है, हाइड्रोजन कौन सा है या ऑक्सीजन कौन सा है, तो हम उसे अणुसूत्र के रूप में व्यक्त ही नहीं कर पाएंगे या उसके प्रतीक के रूप में लिख ही नहीं पाएंगे, तो हमारा रासायनिक समीकरण बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र एवं प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। दूसरा है, रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आदि को क्रमशः H2, हाइड्रोजन को H2, ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, ब्रोमीन को Br2, आयोडीन को I2 और क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि ये सभी द्विपरमाणु गैसें हैं। ठीक है। अब तीसरा है, एक परमाणु तत्व को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे दिया एग्जाम्पल, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर आदि को क्रमशः Na मतलब सोडियम को Na से, पोटेशियम को K से, मैग्नीशियम को Mg से तथा जिंक को Zn, आयरन को Fe तथा कॉपर को Cu के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत सारी विधियां, जिसमें इसमें से 4 विधियां प्रचलित हैं। पहला है जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। यहाँ पे हम केवल प्रथम विधि का अध्ययन करेंगे, मतलब हमें सिर्फ जांच एवं त्रुटि विधि का अध्ययन करना है। पहले हम जांच एवं त्रुटि विधि के बारे में जान लेते हैं। जांच एवं त्रुटि विधि मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक विधि है, जिसे हम जांच एवं त्रुटि विधि कहते हैं। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। मतलब जो सबसे कम बार आए होते हैं उन्हें पहले संतुलित किया जाता है तथा इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। मतलब कि जो पहले छोटे होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे सोडियम है तो पहले हम सोडियम को ही लिखेंगे, इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। यह विधि अनुमान पर आधारित, मतलब इसे अनुमान विधि भी हम एक तरह से कह सकते हैं। किसी भी समीकरण को संतुलित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखकर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। मतलब कि जिस अंक से हमारा समीकरण संतुलित होता है उसे उस आए हुए उत्पादों की संख्या या अभिकारकों की संख्या के पहले गुणा करके ही हम लिख सकते हैं।
संतुलित करते समय सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे इसे H2O को, जल को H2O के रूप में लिखा गया, मतलब अणु सूत्र के रूप में लिखा गया है, तो हम इसके अणु सूत्र को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ रासायनिक समीकरण लिया है, इसे संतुलित करेंगे हम। पहला है Al प्लस H2SO4, Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2, इसे हम संतुलित करेंगे। तो हमने इसे यहाँ पे भी लिख लिया। तो पहले हम लिखेंगे, पहले हम सभी तत्व, मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला है तत्व, दूसरा है LHS, तीसरा है RHS। मतलब कि पहले हम तत्वों को लिखेंगे, फिर LHS में आए हुए तत्वों की संख्या को लिखेंगे, और यहाँ पे RHS का मतलब कि RHS में आए हुए तत्वों की संख्या को लिखेंगे। यहाँ कहने का मतलब ये कि यहाँ पे हम अभिकारकों की संख्या लिखेंगे, और RHS मतलब उत्पादों की संख्या, कौन सा तत्व उत्पाद में कितनी बार प्रयोग हुआ है उसकी संख्या। तो यहाँ पे पहला तत्व है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम LHS मतलब अभिकारक के रूप में सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो हम इसे 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन को हम देखते हैं यहाँ पे H2SO4, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे अभिकारक के रूप में, मतलब LHS में 2 हुआ है, मतलब हम यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या हुई 2। और यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सल्फर सिर्फ 1 ही है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और ऑक्सीजन की संख्या है 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। यहाँ पे अब देखेंगे हम RHS में एल्यूमिनियम कितनी बार आया है, तो RHS में भी एल्यूमिनियम सिर्फ 1 ही बार आया है। और यहाँ पे सल्फर अकेला है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। और ये सल्फर का सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट का मतलब सल्फेट का थ्राइस है, तो यहाँ पे 1 का गुणा 3 में हम करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर 3 बार आया है। और यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं कि RHS में कितनी बार आया, तो RHS में हाइड्रोजन भी 2 ही बार आया है। और फिर ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे 4 है, तो 4 तिहाई 12, ऑक्सीजन 12 आया। तो हमें सिर्फ संतुलित करना है ऑक्सीजन को। यहाँ पे सबसे कम जो प्रयुक्त हुआ है, मतलब जिसकी संख्या कम है, वो तो संतुलित है ही दोनों तरफ। और फिर हमें संतुलित सिर्फ करना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें तो कोई चेंज होगा नहीं। अगर यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो हमें यहाँ भी 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 6 हो जाएंगे, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। और सल्फर 3 हो गया, सही है, हमारा समीकरण संतुलित हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो RHS में 12 है, तो हमें संतुलित करने के लिए इधर जब LHS में ऑक्सीजन की संख्या थी 4 और RHS में ऑक्सीजन की संख्या थी 12, तो हमें इसे संतुलित करने के लिए सीधे 3 का गुणा करना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया था। जब हम 3 H2SO4 यहाँ पे कर देंगे तो हमारे सल्फर की भी संख्या बढ़ जाएगी, तो सल्फर तो 3 यहाँ पे पहले से है ही RHS में। और हाइड्रोजन 2 ही था, हाइड्रोजन संतुलित नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी जब हमने 3 का गुणा कर दिया तो इधर भी इसकी संख्या 6 हो गई और इधर भी इसकी संख्या 6 हो गई, हमारा समीकरण हो गया संतुलित। तो हम इसे अब ऐसा लिख सकते हैं Al प्लस 3H2SO4, Al2SO4 का थ्राइस प्लस 3H2। अब हमारे दोनों तरफ के समीकरण संतुलित हो गए। एक बार मिला लेते हैं, 3 2 6 H इधर है, 6H इधर है, 3S इधर भी 3S, 12 सही है। ये रहा हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब इधर भी अणु सूत्रों की संख्या समान है, इधर भी अणु सूत्रों की संख्या समान है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है KClO3 इक्वल टू KCl प्लस O2। अब इसे हमको संतुलित करना है, तो पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला तत्व, दूसरा LHS मतलब अभिकारकों की संख्या, RHS मतलब
राइट हैंड साइड मतलब कि उत्पादों की संख्या। तो पहले हम तत्व लिखेंगे, तो हमारे 3 तत्व प्रयोग में आए हैं, तो हम 3 तत्वों को लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे पहले ही मैंने लिख दिया, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये 3 आए थे, तो हमने इसे लिख लिया। अब LHS में देखते हैं कि पोटेशियम कितनी बार आया है। तो LHS में पोटेशियम सिर्फ एक ही बार आया है। और क्लोरीन कितनी बार आया? क्लोरीन भी एक ही बार आया। ऑक्सीजन 3 बार आया। अब हम देखेंगे RHS में पोटेशियम कितनी बार आया है। तो RHS में पोटेशियम एक बार ही आया है और क्लोरीन भी एक ही बार आया है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार आया है। तो इसे संतुलित करने के लिए हम 3 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो इधर भी तो संतुलित करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। 2 का गुणा किए तो यहाँ पे 2 क्लोरीन भी हो गए, 2 पोटेशियम भी हो गए, तो हमें इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा समीकरण, ये भी संतुलित हो गया। जो समीकरण संतुलित करके यहाँ लिखा गया है 2KClO3 इक्वल टू KCl प्लस 3O2। ये रहा हमारा समीकरण संतुलित। ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित। तीसरा एग्जाम्पल है Zn प्लस AgNO3 इक्वल्स ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे, जैसे पहले किए हैं दोनों में। तो पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे, पहला तत्व, दूसरा LHS, तीसरा है RHS। तो तत्वों में हम देखते हैं कौन कौन से तत्व हमारे भाग लिए हैं अभिक्रिया में। तो पहला है जिंक, दूसरा है Ag, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। अब इनकी संख्या देख लेते हैं कि LHS में कितनी है और RHS में कितनी है। तो LHS में जिंक की संख्या 1 है और RHS में भी जिंक की संख्या 1 ही है। अब देखेंगे सिल्वर की संख्या कितनी है। तो सिल्वर अभिकारक के रूप में भी एक ही बार प्रयुक्त हुआ और उत्पाद के रूप में भी एक ही बार प्रयुक्त हुआ। अब अगला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक ही बार आया था अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में ये 2 बार आया, तो इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन LHS में 3 बार आया था और फिर उत्पाद में जो है 3 दूना 6, मतलब ऑक्सीजन 6 बार आया, तो इसे भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि पहले ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं। जब यहाँ पे 6 बार आया है तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये खुद से ही संतुलित हो गया और हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, संतुलित हो गया। और जब ये यहाँ पे 2Ag हो गया तो हमें उत्पाद में भी 2Ag करना पड़ेगा। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया जो यहाँ पे लिखा है। Zn प्लस 2AgNO3 इक्वल ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। मतलब जिंक, सिल्वर नाइट्रेट, मतलब 2 सिल्वर नाइट्रेट के 2 अणु भाग लिया, 2 परमाणु। और यहाँ पे जिंक नाइट्रेट हो गया और यहाँ पे 2Ag। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संक्षारण या विकृत गंधिता। संक्षारण या विकृत गंधिता। तो हम संक्षारण किसे कहते हैं? पहले संक्षारण को इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। तो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। मतलब धातुओं का क्षरण होना। फिर से पढ़ लेते हैं हम इसे। संक्षारण वह अभिक्रिया है जिसमें धातु वायु की मतलब ऑक्सीजन या नमी या अन्य रसायनों से धीमी धीमी क्रिया द्वारा नष्ट हो जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत जमना आदि। संक्षारण मतलब यहाँ पे दिया लोहे पर जंग लगना। तो अगर हम लोहे को खुले वातावरण में ऐसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो उसमें लोहे पर जंग लग जाती है, मतलब एक रेड कलर की परत चढ़ जाती है उसके ऊपर, जिससे हम धातुओं का संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के आभूषणों को रखने पर, मतलब जो चांदी के मटेरियल्स होते हैं
उनको रखने पर ज़्यादा दिन उनके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसे भी हम संक्षारण के रूप में ही देखते हैं। तो संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं? संक्षारण को रोकने के लिए भी यहाँ पे तरीका दिया हुआ है। संक्षारण को धातुओं पर पेंट करके, मतलब कि जैसे चांदी के आभूषणों पर काली परत जम जाती है तो उसके ऊपर हम पेंट करके उसको संक्षारित होने से बचा सकते हैं। दूसरा है मिश्र धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत को चढ़ा के हम संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा, मतलब वाष्पशील प्रकृति वाले जो होते हैं, तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके स्वाद तथा गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हमारे गर्मियों में होता है, खाद्य पदार्थों को सुबह बनाया जाता है और शाम तक उनमें से एक अजीब तरह की महक आने लगती है, मतलब गंध आने लगता है तथा उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का कारण वायवीय ऑक्सीकरण होता है, अर्थात वसायुक्त तथा तैलीय खाद्य सामग्रियों को जब लंबे समय तक खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीकरण के कारण विकृत गंधी तथा खाने योग्य नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, पानी तथा पनीर खुला रखने पर विकृत गंध देने लगते हैं, मुख्यतः गर्मियों में। मतलब पनीर को अगर ज्यादा देर तक हम खुला छोड़ देते हैं तो वो गंध देने लगता है। और विकृत गंधिता को निम्न विधियों द्वारा रोका जा सकता है, जिसमें पहला है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में रखना, मतलब जिसमें वायु न जा पाए ऐसे पात्र में हम खाद्य पदार्थों को रखें तो वो विकृत गंधिता में नहीं आएगा। दूसरा है निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन। तीसरा है खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकेजिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे हम विकृत गंधिता को होने से बचा सकते हैं अपने खाद्य पदार्थों में। चौथा है खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचा के रखें, मतलब अपने खाद्य पदार्थ या पके हुए भोजनों को हम सीधे सूर्य के प्रकाश में न रखें, उसे बचा के रखें। और पांचवा है प्रतिऑक्सी कारक जैसे BHA, जिसको रासायनिक रूप में कहते हैं ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसल तथा BHT ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इन सभी का प्रयोग करके हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। अब अगले चैप्टर अम्ल, क्षारक तथा लवण हम आगे पढ़ेंगे।